2017 के बाद चीन का एक भी दाना अब हिंदुस्तान की धरती पे नहीं आता है। सब मेरे को लगता है हॉर्टिकल्चर को लेकर ये सरकार पूरी तरह से कंफ्यूज है, पूरी तरह से कंफ्यूज है। यूनिवर्सल कार्टन आएगा, यूनिवर्सल कार्टन नहीं आएगा, केजी के हिसाब से बिकेंगे। फिर आनन फानन में एक दिन ये लेकर आ जाते हैं कि केजीज के किलो के हिसाब से बिकने चाहिए। आपको एक इकोसिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर आपको तैयार करना पड़ेगा। आप आनन फानन पे एकदम वो एक लेकर आ जाते हैं ऑर्डिनेंस और किलो के हिसाब से बेचेंगे। उसकी कानूनी वैलिडिटी क्या है मुझे नहीं पता। ये तो जब हम इसको पूरा देखेंगे कैसा होगा और कैसे ये चीज़ें अनफोल्ड होगी, ये तो सीज़न में पता लगेगा। परंतु बहुत कन्फ्यूजन है, आढ़तियों को कन्फ्यूजन है, बागवानों को कन्फ्यूजन है। मुझे लगता है सरकार को थोड़ा टाइम इस पे देना चाहिए था, पूरा उनको इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहिए था मंडियों के अंदर, और फिर इसको स्टेप को लेकर आना चाहिए था। देखिए एक कोई होमवर्क उन लोगों ने नहीं करा, ये मुझे लगता है थोड़ा अनफॉर्चुनेट है। और कहीं ना कहीं ऑपोजिशन पार्टीज़ को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया डिसीजन मेकिंग के लिए। मैं जी से लेता हूँ, अटल जी को मैं बहुत ज़्यादा मैं उनका करता हूँ, नरेंद्र मोदी जी को मैं अपना इंस्पिरेशन मानता हूँ, और अगर अक्रॉस द पार्टी लाइन मैं राजा वीरभद्र जी का भी मैं बहुत मान सम्मान करता हूँ, उनको भी मैं एक इंस्पिरेशन की तरफ मैं देखता हूँ। नमस्कार, टिंज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं रमेश सिंगटा। हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी में सेब का बड़ा योगदान है। लगभग 5,500 करोड़ की आर्थिकी है और इस क्षेत्र सेब बहुल क्षेत्र की सशक्त आवाज़ आज हमारे साथ चेतन बरागटा जी है। सबसे पहले तो आपका टिंज भारत में स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी, बहुत बढ़िया लगा आपके बीच में दोबारा से आकर। अ, ये नरेंद्र बरागटा जी के बेटे हैं जो इस वक्त इस दुनिया में नहीं है। वो भी बड़ी शख्सियत मानी जाती थी। सेब बागवान से जुड़े हर एक विषयों पर अगर ठियोग हाटकोटी रोड अगर उसका निर्माण हुआ है तो सबसे पहले जो आंदोलन हुआ था उन्हीं की अगुवाई में, जब वो विपक्ष में थे, तो पहले दिन से ही उन्होंने उस मुद्दे को उठाना शुरू किया था। और उसका नतीजा ये हुआ कि वो आज सड़क उसका निर्माण हो चुका। हालांकि लंबे समय से उसको उसके लिए इन्होंने आंदोलन भी किया था। तो उसी सड़क से शुरू करते हैं। योगदान, काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। क्या उस योगदान को लोग याद करते हैं? अब मेरे को लगता है जब खड्डे ख़त्म हो गए हैं और सारी चीज़ें अच्छी हो गई है, मेटलिंग हो गई है, अब लोग उस जो एक खूबसूरत व्यू है खड़ा पत्थर तक और खड़ा पत्थर से हाटकोटी तक का पूरा ठियोग रोडू रोड, वो बहुत बढ़िया हो गई है। और मैं तो चाहता हूँ कि सब लोग उनको याद रखें। बाकी तो अभी आपको मेरे को लगता है पब्लिक से पूछना चाहिए कि उनको स्वर्गीय बरागटा जी के नहीं, प्रयासों मैं का। मैं इसलिए इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि तब तत्कालीन अध्यक्ष सतपाल सत्ती होते थे। रोडू से ही आंदोलन शुरू हुआ था जी जी और जी इसकी अगुवाई लगातार ना केवल सड़क पे वो लड़े बल्कि हाई कोर्ट तक भी। जो सीडी थी, सड़क सियासत और जी सीडी, जी ये जी काफ़ी चर्चा हुई थी उस जी, दौरान। जी, जी। देखिए वो लगातार आप उसको पूरा आपने उस पूरी संघर्ष यात्रा हमने इसका नाम दिया था और उसको संघर्ष यात्रा को आपने उसको कवर किया था, उसके लिए मैं आपका दोबारा से धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथ ही साथ उस संघर्ष यात्रा के बाद उन्होंने हाई कोर्ट में के दरवाजे भी उन्होंने नॉक किए थे और वहाँ पे उन्होंने कानूनी लड़ाई भी लड़ी थी। तो आज ये जो पूरी जो रोड है जो कंप्लीट हुई है उसमें बहुत बड़ा योगदान स्वर्गीय बरागटा जी का है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब सेब से जुड़े मुद्दा, क्योंकि सेब एक बड़ा मुद्दा हिमाचल प्रदेश के लिए है। इंपोर्ट ड्यूटी की बात हमेशा ये कही जाती है। अभी ताज़ा राहत केंद्र सरकार ने दी है। उस और वो राहत है क्या? देखिए थोड़ा-सा पृष्ठभूमि आपको समझाना बहुत ज़रूरी है इस वक्त कि ये पूरा मामला है क्या? क्योंकि काफ़ी लोगों को, आपके श्रोताओं को इसके बारे में पता नहीं होगा, जो स्पेशली जो नॉन एप्पल ग्रोइंग एरिया से आते हैं। अगर मेरे को ठीक से स्मरण है तो 2001 या 2002 स्वर्गीय बरागटा जी उस टाइम के प्रधानमंत्री अटल जी होते थे, स्वर्गीय अटल जी को मिले और जो ये इम्पोर्ट उस टाइम आना शुरू हो गया था बाहर से सेब, और ये माली दिक्कत एक बहुत बड़ी बनने शुरू हो गई थी। उस टाइम इम्पोर्ट ड्यूटी थी 30%, जो भारत सरकार ने विदेशी सेबों पर लगा के रखी थी। स्वर्गीय बरागटा जी एक पूरा अच्छा केस बनाकर पूरे तथ्यों के साथ, फैक्ट्स के साथ उन्होंने अटल जी को मिले और अटल जी ने उसी टाइम कॉमर्स मिनिस्ट्री को आदेश करे। उस बैठक में मैं भी था, मैं भी बरागटा जी के साथ गया था और वहीं पे आदेश हुए, आदेश कॉमर्स मिनिस्ट्री को हुए और वो जो 30% से 50% की इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई। 2004 में हमारी सरकार चली गई, एनडीए की सरकार केंद्र से, और 2003 में यहाँ पे कांग्रेस की सरकार आ गई और उस टाइम भी लगातार चीज़ें चलती रही। 10 साल यूपीए की सरकार रही और देखिए आपको समझना पड़ेगा कि जो इम्पोर्ट ड्यूटी का जो मसला है वो बागवानों को तो दिक्कत दे रहा था, पर ये आता था प्रीव्यू में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। एक बहुत अनफॉर्चुनेट डिसीजन कांग्रेस लेड गवर्नमेंट ने, यूपीए गवर्नमेंट ने लिया। डब्ल्यूटीओ में उन्होंने साइन करा और वो लेटर्स में आपको, जब आप बोलेंगे मैं आपको दिखा भी दूंगा, उसको हमने सोशल मीडिया में पहले भी और मीडिया के बंधुओं को हमने दिया है। जो 50% की जो ड्यूटी थी उसको वहाँ पे कटेल कर दिया गया।
इसको हम अब इंक्रीज़ नहीं कर सकते, इसको हम बाउंड रेट बोलते हैं। इम्पोर्ट ड्यूटी वॉज कटेल टू 50%, और इसमें सिग्नेचर जो हुए थे WTO में और जिसमें एप्पल को इंक्लूड किया गया था, इसके लिए क्लियरली इस कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी, यूपीए गवर्नमेंट लेड गवर्नमेंट थी, और उसमें आनंद शर्मा जी उस टाइम के कॉमर्स मिनिस्टर थे, हमारे शिमला से ही आते हैं, उन्होंने इसको, उस गवर्नमेंट ने साइन किया और हम वहाँ पे कहीं ना कहीं फंस गए। उसके बाद ज़बरदस्त तरीके से सेब बाहर से आने लगा। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी प्रधानमंत्री बने। बरागटा जी लगातार इस इशू को लड़ते रहे। बेशक हम ऑपोजिशन में रहे, बरागटा जी ऑपोजिशन में रहे, और हमारा शीर्ष नेतृत्व का भी हमारे को पूरा इसमें साथ मिला, चाहे ठाकुर जयराम जी हो, चाहे अनुराग ठाकुर जी हों, बाकी सब लोगों ने, जितने MP थे, वीरेंद्र कश्यप जी, सुरेश कश्यप जी, मैं सबके यहाँ पे नाम लेना चाहता हूँ। इन लोगों ने, सब ने इस केस को लड़ा। और ये जिसको मैं बोलता हूँ, ये कॉम्पोजिट एफर्ट था, और ये एफर्ट 2011 के बाद शुरू हो गया था, जब ये WTO का साइन हुआ था। उसके बाद इस एफर्ट का अगर सही में जो उसका कंक्लूजन निकला, वो 2017 के बाद निकलना शुरू हुआ। मैं स्टेप वाइज आपको समझाता हूँ। 2017 के बाद चीन का एक भी दाना अब हिंदुस्तान की धरती पे नहीं आता है। सबसे बड़ा खतरा अगर हिमाचल के बागवानों को था, आर्थिकी को था, हमारी 5,000 करोड़ की आर्थिकी को, वो चीन के सेब का था। 2017 के बाद हम उसको रोका गया, किसी भी पोर्ट में वो नहीं लैंड कर पाया। 2019 में जो वॉशिंगटन एप्पल है, जिसको हम अमेरिका का एप्पल बोलते हैं, उसने भी हमारे को बहुत खतरा पैदा करके रखा था हमारी आर्थिकी को। उसका जो इंपोर्ट ड्यूटी थी रिटेलिएटरी मूव में, क्योंकि देख लो WTO आपको ये एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप रिटेलिएटरी मूव पे आप उसकी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा सकते हैं, तो उसका 70% के करीब करीब उसको इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाएगी 2019 में। और 2017 में चीन के सेब को रोका गया। 2019 में जो वॉशिंगटन का सेब था, अमेरिका का सेब को, उसको महंगा किया गया। महंगा इतना करा गया कि हमारे जो लोकल उत्पाद था हिमाचल प्रदेश का या हिंदुस्तान का, उसको कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो 300 रुपये के किलो के या 250 किलो। लेकिन भगवान तो लगातार ये कहते रहे कि मैं आ रहा विदेशी सेब से बड़ा संकट में है हमारी आर्थिकी। अब मैं आ रहा हूँ, उसी पर आ रहा हूँ। और उसके बाद जो अभी 8 मई को जो बहुत ही ऐतिहासिक डिसीजन लिया गया, अभी देखिए आपको समझना पड़ेगा, जो सबसे ज़्यादा खतरा हमारे को इस टाइम था, वो था टर्की और ईरान के सेबों का। साफ्टा का उल्लंघन किया गया कानून का, उसको लेकर भी बरागटा जी और हम लोग सब उसमें, उस लड़ाई में सम्मिलित थे। हम सब लोग लड़े, उसको भी हमने रोका। 8 मई को 2023 को एक बहुत ही ऐतिहासिक डिसीजन, जिसके लिए मैं तहे दिल से, मैं हमारे जो प्रधानमंत्री है मोदी जी, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने एक बहुत ही ऐतिहासिक डिसीजन लिया। उस डिसीजन के हिसाब से 50 रुपया किलो से नीचे कॉस्ट, इंश्योरेंस और फ्रेट, इन तीनों को मिलाकर अगर वो 50 रुपया से की कीमत से नीचे होगा से पर केजी, तो वो हिंदुस्तान की धरती पे नहीं आ पाएगा। इसका मतलब 50 रुपये मिनिमम, उसके ऊपर 50% ड्यूटी, तो मोटा मोटा वो 75 रुपये के करीब वो हिंदुस्तान की ज़मीन पे उतरेगा। और 75 रुपये के बाद उस पर जो लोकल फ्रेट लगेगा, तो मोटा मोटा ये, अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाना चाहूँ, तो जो ये बाहर का जो सेब है, अब हमारे मतलब जो डोमेस्टिक उत्पाद है, उसमें कंपटीशन से हम बच गए हैं। हिमाचल को क्या लाभ होगा? अब हमारे कंपटीशन में है नहीं, वो जो प्राइस ब्रैकेट है, वो प्राइस ब्रैकेट इंक्रीज हो गया है, तो जो हमारा सेब वो खुला बिकेगा। इसका मतलब हमारे को आमदनी ज़्यादा मिलेगी। क्लियर है, ये क्योंकि बड़ी महंगा हो राहत गया का, हुआ। बिल्कुल महंगा हो गया, बड़ी राहत। लेकिन जयराम सरकार थी उस वक्त, पहली बार ऐसा हुआ कि बागवानों ने सचिवालय का घेराव किया। देखिए कुछ इश्यूज थे, और वो हमें मालूम है उस इश्यूज़ को। मैं उस टाइम अनफॉर्चुनेटली पार्टी में नहीं था जब हम अंदर आए, तो हम उस इश्यूज़ को लेकर जयराम जी से मिले, और काफ़ी इश्यूज़ उसमें से रिजॉल्व किए गए। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो PP सेंटर है, जहाँ पे सब्सिडाइज्ड दवाइयाँ मिलती थी, उसको रिस्टोर किया गया। और हम संवाद में थे ठाकुर जयराम जी से। अब उसकी जो ऑब्वियसली जब उसको रिस्टोर किया गया, तो उसके जो इफ़ेक्ट्स है वो अब आपको देखने को मिल रहे हैं। जो सबसे बड़ा इंक्रीज सपोर्ट प्राइस में MIS में हुआ, वो ठाकुर जयराम जी के सरकार में हुआ। जो सबसे, लेकिन उस वक्त ये कहा जाता था, बागवानी मंत्री थे महेंद्र सिंह ठाकुर, वो बागवानों के विरोधी, लगातार ये कहा गया बागवानों की तरफ से कि वो तो बिल्कुल बागवानी क्षेत्र के बिल्कुल विरोधी है। नहीं देखिए, ऐसा कुछ नहीं था। हमने जो सामने जो चीज़ें रखी सरकार के और ठाकुर जयराम जी के, उन्होंने CM साहब ने सारी हमारी बातें मानी और उसको इम्प्लीमेंट किया गया। चरणबद्ध तरीके से सब कुछ चीज़ें हुई। अब कुछ ठीक है, उस पर कुछ लोगों ने उस पर राजनीति भी करी, परंतु मुझे लगता है, उनका घेराव भी ठियोग में हुआ। हाँ, वो देखिए, मैं उन चीज़ों पे नहीं जाना चाहता, परंतु मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि ठीक है, कुछ गलतियाँ हमारे से हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पिछली उसमें, और उसका खामियाजा हमारे को भुगतना पड़ा। मेजॉरिटी जो एप्पल ग्रोइंग एरिया है, उसमें जो मेजॉरिटी सीट्स है आज की डेट में 18 सीट्स मानी जाती है, उसमें से 14 सीटों पर कांग्रेस आज काबिज है। तो
ठीक है, अब उनको बड़ा ज़बरदस्त मैंडेट मिला है, अब हम भी देखते हैं वो। क्या कमियां रही आपके अनुसार क्या कमियां रही? आपने कहा कि 18 में से 14 सीटें बागवानी बहुल क्षेत्र में वो कांग्रेस ने दी थी। क्या कमियां संगठन की रही? देखिए, मेरे को लगता है हम कम्युनिकेट अपनी चीज़ों को ढंग से नहीं कर पाए। बहुत अच्छे कदम ठाकुर जयराम जी ने लिए, पर हम लोगों तक उसको मासेस तक हम नहीं पहुंचा पाए। मेरे को लगता है ये हमारा कम्युनिकेशन एक फेलियर हुआ है अब लोगों के साथ। मौजूदा सरकार का कार्यकाल, अब तक का कार्यकाल आप किस तरह की टिप्पणी देना चाहेंगे? क्योंकि ये तो कह रहे सुख की सरकार है। देखिए, मैं सिर्फ बागवानी तक इस पूरे इंटरव्यू पे मैं सीमित रहना चाहता हूँ। मेरे को लगता है हॉर्टिकल्चर को लेकर ये सरकार पूरी तरह से कंफ्यूज है, पूरी तरह से कंफ्यूज है। यूनिवर्सल कार्टन आएगा, यूनिवर्सल कार्टन नहीं आएगा, केजी के हिसाब से बिकेंगे, फिर आनन फानन में एक दिन ये लेकर आ जाते हैं कि केजीज के किलो के हिसाब से बिकने हाँ, चाहिए। किलो के हिसाब से, वजन के हिसाब से ये नई सरकार कह रही है हमने नई पहल की है और बागवानों के हित में। ये देखिए, पहल ये बरागटा जी भी हमेशा बोला करते थे, यूनिवर्सल कार्टून को लेकर भी बरागटा जी बोला था। ऐसा कुछ नहीं है कि आउट ऑफ द बॉक्स लेकर आए हैं। और मेरे अगर आप पुरानी मेरे भाषण निकालेंगे और मेरा संवाद निकालेंगे मीडिया के साथ, तो मैं भी इस बात को मानता हूँ कि किलो के हिसाब से ही सेब बिकने चाहिए, परंतु उसको करने के लिए आपको एक इकोसिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर आपको तैयार करना पड़ेगा। आप आनन फानन पे एकदम वो एक लेकर आ जाते हैं ऑर्डिनेंस और किलो के हिसाब से बेचेंगे। उसकी कानूनी वैलिडिटी क्या है मुझे नहीं पता, ये तो जब हम इसको पूरा देखेंगे कैसा होगा और कैसे ये चीज़ें अनफोल्ड होगी, ये तो सीज़न में पता लगेगा। परंतु बहुत कन्फ्यूजन है, आढ़तियों को कन्फ्यूजन है, बागवानों को कन्फ्यूजन है। मुझे लगता है सरकार को थोड़ा टाइम इस पे देना चाहिए था, पूरा उनको इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहिए था मंडियों के अंदर, और फिर इसको स्टेप को लेकर आना चाहिए था। देखिए, 5 साल की सरकार है कांग्रेस की, तो पहले ही साल में आनन फानन में इसको लेकर आना और विदाउट किसी भी जिसको बोलता हूँ मैं एक कोई होमवर्क उन लोगों ने नहीं करा, ये मुझे लगता है थोड़ा अनफॉर्चुनेट है। और कहीं ना कहीं ऑपोजिशन पार्टीज़ को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया डिसीजन मेकिंग के लिए। मैं आपको छोटा सा एक आज का ही मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आज CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ का एक एप्पल पे सेमिनार है, और उस पर जो मेरे को मैंने कहीं देखा था सोशल मीडिया पे, उसमें बागवानी मंत्री जी और जो CPS है बागवानी मंत्री जो सो अटैच्ड हैं, वो दोनों कहीं कुफरी में कोई एक सेमिनार कर रहे हैं, उसमें हमारे को बिल्कुल नहीं बुलाया गया। पिछली कुछ चीज़ों में हमारे को नहीं बुलाया गया। हम भी अच्छा चाहते हैं कि बागवानों का अच्छा हो, हम भी कुछ चीज़ें उनको अच्छी वैल्यूबल फीडबैक्स आपने दे अच्छी सकते बात हैं। बोली। एक सेब बागवानों के साथ हमेशा लगभग ये 250 करोड़ से ज़्यादा का गड़बड़ झाला हुआ है। हर बार बागवान खून पसीने की, गाढ़े खून पसीने की कमाई आड़ती या लदानी या कारोबारी डकार जाते हैं। इस पे रोक, इसके लिए क्या तंत्र ऐसा विकसित किया जाए? क्योंकि APMC एक्ट तो लागू होता नहीं है। देखिए, इसको लेकर तो मेरे को लगता है आपको सबको बैठना पड़ेगा, सब स्टेक होल्डर्स को। आढ़तियों की भी कुछ जेन्युइन दिखते हैं, लदानियों को लेकर दिखते हैं जी। उनकी। अब वो सारी चीज़ें तब होगी ना जब आप सबके साथ बैठेंगे और एक 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 कंक्लूजन पे निकलेंगे। सिर्फ कुछ सिलेक्टेड लोगों को बुलाकर आप एक बंद कमरे में डिसीजन ले लेंगे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये आप हॉर्टिकल्चर एरिया के साथ आप इंजस्टिस कर रहे हैं। हम भी आपको आइडियाज़ दे सकते हैं, आप बुलाइए तो ना एक बारी। ये आपने अच्छी अच्छी बात की। दूसरा, आपकी घेराबंदी जुब्बल कोटखाई में बिल्कुल सरकार ने कर की। शिक्षा मंत्री वहाँ से, सरकार के सलाहकार, मीडिया सलाहकार वहाँ के, अहम ओहदेदार सरकार में जुब्बल कोटखाई के। तो कई बार ये भी कहा जाता है कि सरकार तो जुब्बल कोटखाई से चल रही है। मुझे गर्व है कि मैं जुब्बल नावर कोटखाई का मैं एक सिटीज़न हूँ, और अगर हमारा वर्चस्व सरकार में है, तो जुब्बल नावर कोटखाई के सारे सिटीजन्स को और वहाँ के वोटर्स को और वहाँ के लोगों को बहुत बहुत बधाई। अच्छा लेकिन है, चुनौती, क्योंकि आप विपक्ष में, किस तरह की चुनौती? मज़ा आएगा ना। अगर जितनी बड़ी चुनौती, जितनी बड़ा संघर्ष, उतनी बड़ी जीत होगी। आप चिंता ना करिए, एक एक मुद्दों को लेकर मैं लोगों के बीच में जाऊंगा। बागवानी के साथ किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ चेतन बरागटा नहीं होने देगा, ये इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। किसी तरह का कोई भी कॉम्प्रोमाइज़, लोगों के बीच में रहेंगे। आप दूसरी बारी आपने चुनाव लड़ा, दूसरी बारी पहला चुनाव आपने इंडिपेंडेंट लड़ा था, दूसरा जब पार्टी सिंबल पर लड़ा था, उसमें कहाँ चूक होगी, कहाँ कमी रहेगी कि आप रह गए? हालांकि मैंडेट कांग्रेस के पक्ष में आप पूरे प्रदेश के ही पैमाने पर ही हुआ, लेकिन आपके जुब्बल कोटखाई में क्या क्या कमी रहेगी? देखिए, अगर मैं थोड़ा सा आंकड़े आपके साथ शेयर कर लूँ, बहुत ज़बरदस्त वेव शिमला पार्लियामेंट्री में थी। ऑलमोस्ट 38% के करीब करीब का वोट ज़िला शिमला में भारतीय जनता पार्टी को पड़ा, और 40% का वोट शेयर पूरे शिमला पार्लियामेंट्री में पड़ा। हम 3 सीटें ही यहाँ पे जीत पाए, आपको जैसे पता है। परंतु अगर आप जुब्बल कोटखाई के आंकड़े देखेंगे उपचुनावों के बाद और ये जो मेन चुनाव हुए थे, तो हमारा जो वोट शेयर है भारतीय जनता पार्टी का, हमारा जो वोट शेयर था वो 1.5% बढ़ा, और कांग्रेस का वोट परसेंटेज वो गिरा। हमारे को उपचुनाव में 42% वोट पड़े थे, इस बार हमारे को 44% वोट पड़े हैं। तो
पिछली बारी 24,000, इस बारी हमारे को अप्रॉक्सीमेटली 27,000 वोट पड़ा है। तो हमारा वोट बैंक तो बढ़ा है और जो हमारा जीत का मार्जिन था वो भी कम जो हार का जो मार्जिन था वो भी कम हुआ है। मुझे तो लगता है मुझे ज़्यादा प्यार मिला है। हाँ, अगर आप ये बोलेंगे कि मैं किस वजह से हारा, तो मुझे लगता है मुझे अगर थोड़ा-सा टाइम और मिल गया होता, टिकट को लेकर थोड़ी-सी कन्फ्यूजन थी, आपको सबको पता है, मैं उन चीज़ों पे नहीं जाना चाहता, तो आज शायद स्थितियाँ अलग होती। परंतु क्या भीतरघात भी हुआ? नहीं, कोई भीतरघात नहीं हुआ, सब हमारे साथ थे, पूरी पार्टी पूरी रॉक सॉलिड हमारे साथ खड़ी थी। पर हाँ, बागवानी को लेकर इश्यूज़ थे, जैसे मैंने आपको पहले बोला, हम कुछ चीज़ों को ढंग से कम्युनिकेट फ्रूट ग्रोवर्स को नहीं कर पाए, वो मैं अपनी विफलता उसमें मानता हूँ, पर आगे हम उसको चीज़ों को ठीक करेंगे और आप देखेंगे कि लोगों का मैंडेट हमारे को मिलेगा और अभी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तब अब आपको आंकड़े सामने दिखेंगे। तो उसमें लोकसभा चुनाव का आपने ज़िक्र किया, आपके जुब्बल कोटखाई में क्या आपसे, क्योंकि आपसे उम्मीदें बहुत पार्टी को भी लगी है, क्या आश्वासन देंगे? देखिए, हमारा जो सबसे मेन मुद्दा है, वो बागवानी का है। हम सारी चीज़ें बागवानी को लेकर जाएँगे। हमारी आर्थिकी बागवानी है। अब बागवानी में प्रोडक्शन में इश्यूज़ हैं, हमारे सप्लाई चेन में इश्यूज़ हैं, हमारे मार्केटिंग में इश्यूज़ हैं। लोगों के बीच में जाएँगे, कैसे हम चीज़ों को ठीक कर सकें, अगर हमारे को आगे मौका देता है। बरागटा जी ने ऐतिहासिक काम इस क्षेत्र में किया। भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक काम करे हैं। इम्पोर्ट ड्यूटी अगर किसी ने बढ़ाई है, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाई है। राजनीतिक गुरु किसको मानते हैं आप? मैं अगर मैं जिसको बोलूँ इंस्पिरेशन, ऑब्वियसली मैं बरागटा जी से लेता हूँ। अटल जी को मैं बहुत ज़्यादा मैं उनका करता हूँ। नरेंद्र मोदी जी को मैं अपना इंस्पिरेशन मानता हूँ और अगर अक्रॉस द पार्टी लाइन मैं राजा वीरभद्र जी का भी मैं बहुत मान सम्मान करता हूँ। उनको भी मैं एक इंस्पिरेशन की तरफ मैं देखता हूँ। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये चेतन बरागटा जी, जिनका ये कहना था कि राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर वो स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह को भी अपना आदर्श मानते हैं। हालांकि पार्टी के कद्दावर नेताओं का भी उन्होंने जिक्र किया और इनका ये कहना है कि सेब बागवानों के हितों के लिए हमेशा सड़क से लेकर किसी भी आंदोलन, अगर आंदोलन पे भी उतरना पड़े, उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। किंज भारत देख रहे हैं आप। नमस्कार।